नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर। मैं हूं एस कुमार। कल हमने राजस्थान जीके में 50 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला देखी है और आज उसके आगे हम प्रश्न संख्या 51 से 100 तक महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और पढ़ेंगे। कक्षा 6 से 10 तक की जो राजस्थान जीके की हमारी किताबें चलती हैं राजस्थान राज्य के अंदर, वही किताबें हमने अपना बेस मानी हैं और उन्हीं से सारे प्रश्न तैयार किए हैं। तो एक एक करके सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, तो आप पहले एक बार वो चेकआउट कीजिए, फिर इसके बाद आप ये यहाँ से कंटिन्यू करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न हमारा ये है कि संत दादू दयाल जी, जिन्होंने दादू संप्रदाय चलाया है जयपुर में, उन्होंने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन से मुगल बादशाह से जो है भेंट की थी, यानी मुलाकात की थी। तो इसका सीधा सा आंसर है मुगल बादशाह अकबर। कैसे पता चलेगा? 1585 ये वही काल है जिस काल में महाराणा प्रताप भी हैं, दादू दयाल जी भी हैं और मुगल बादशाह अकबर भी हैं। तो मुगल बादशाह अकबर जो हैं उन्होंने भेंट की हैं संत दादू दयाल जी से फतेहपुर सीकरी के अंदर 1585 ईस्वी में। अब दादू दयाल जी से संबंधित और क्या बातें पूछ सकता है? दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के जो हैं संत थे। ये उपदेश जिस भाषा में देते थे वो भाषा है ढूंढाड़ी, या ढूंढाड़ी नाम नहीं आए तो सदुकड़ी नाम जरूर आएगा। तो निर्गुण भक्ति के संत थे, सदुकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में ये अपने उपदेश दिया करते थे और इन्होंने 1585 में अकबर से मुलाकात की थी। तो आज का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे, संत दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ कहाँ है, या इन्होंने अपना देह कहाँ त्यागा था? तो 1603 ईस्वी में नारायणा गांव जयपुर में इन्होंने अपना देह त्यागा और वहीं इनकी प्रमुख पीठ दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी हुई हैं। आगे बात करते हैं मीराबाई जी से संबंधित प्रश्न की। तो मीराबाई जी का जन्म कहाँ हुआ, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मीराबाई जी का जन्म हुआ है कुड़की ग्राम मेड़ता में। ये मेड़तिया राठौड़ राजवंश की राजकुमारी थी और इनका मूल नाम पेमल है। इनका विवाह मेवाड़ सिसोदिया वंश के राजकुमार भोजराज सिसोदिया से हुआ और इन्होंने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया। ये द्वारिका वाला प्रश्न बीएसटीसी में 2 बार पूछ चुका है कि मीराबाई ने अपने अंतिम समय को कहाँ गुजारा है, तो वो है द्वारिका। तो द्वारिका में ही इन्होंने अपना जो है देह त्यागा है। तो मीराबाई जी का जन्म कहाँ हुआ है? कुड़की ग्राम आपके मेड़ता में। और इसके अलावा अंतिम समय कहाँ बिताया है? द्वारिका में। विवाह किसे किया है? तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज सिसोदिया से इन्होंने शादी की है। इनका मूल नाम पेमल है और मेड़तिया राठौड़ राजवंश की ये राजकुमारी जो है थी। आगे बात करते हैं राजस्थान के उस लोक देवता की जो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं, सबसे प्रमुख और अवतारी पुरुष माने जाते हैं, तो वो हैं रामसा पीर रामदेव जी। तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा रोनीचा में, जहाँ भादवे के महीने में इनका मेला लगता है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि भादवे में भी कब इनका मेला लगता है। आगे बात करते हैं ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो ऊँटों के देवता कहलाते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी का मुख्य जो मंदिर है वो कोलूमंड में है, जिसे पाबूमंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये अगर पाबूजी के बारे में बात करें तो सबसे लोकप्रिय फड़ जिस लोक देवता की हैं वो हैं पाबूजी। आगे बात करते हैं तेजा जी का मेला कहाँ लगता है। देखो, तेजा जी का मेला कब लगता है? भादवे के महीने में तेजा जी का मेला भी लगता है, भादवे के महीने में रामदेव जी का मेला भी लगता है और भादवे के महीने में गुगा जी का मेला भी लगता है। आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। मैं एक बार बता देता हूँ। रामदेव जी का मेला भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से यानी बाबारी बीज से लेकर 11 तक लगता है। तो शुक्ल पक्ष की 2 से लेकर लगता है आपके 11 तक रामदेव जी का मेला। ऐसे ही भादवे के महीने में ही शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है तेजा दशमी यानी तेजा जी का मेला, और ये परबतसर में लगता है। और ये एक पशु मेला है, राजस्थान का सुप्रसिद्ध पशु मेला है। तेजा जी जाने जाते हैं गोधन की रक्षा में प्राण जो है इन्होंने न्योछावर किए। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा इन्होंने की थी। आगे बात करते हैं गोगा जी की। तो तेजा जी को
नागों के देवता कहा जाता है और गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। गोगा जी का जो मेला है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी, ये शुक्ल पक्ष में था और रामदेव जी का मेला भी शुक्ल पक्ष में था, जबकि भादवे में ही कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाते हैं गोगा नवमी। तो अगर आपको ये चीज़ याद है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले कब मनाए जाते हैं तो आपके कई सारे प्रश्न इजी हो जाएंगे। तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहते हैं। इस दिन गोगा जी महाराज का मेला लगता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। आगे बात करते हैं पंच पीर कौन हैं। देखो पंच पीर मारवाड़ के 5 लोक देवताओं को कहा जाता है, जिनमें से रामदेव जी प्रमुख हैं, फिर गोगा जी हैं, पाबू जी हैं। ये तो आपको 3 तो मैंने बता दिए हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई यानी मौसी के लड़के थे हड़बू जी, ये भी पंचपीर में आते हैं। और एक और लोक देवता है मेहाजी मांगलिया, और ये मेहाजी मांगलिया भी पंचपीर में आते हैं। देखिए जब भी पंचपीर का प्रश्न आता है तब आपको तेजाजी या आपके देव नारायण ऑप्शन में दिया जाएगा। आपको याद रखना है तेजाजी और देव नारायण ये दोनों पंचपीर में नहीं आते हैं। तो पंचपीर मारवाड़ के 5 प्रसिद्ध लोक देवताओं को कहा जाता है, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर। अब हम 4 अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 59 से 62 तक 4 प्रश्न हमने मिलान करने के लिए लिखे हैं। तो एक एक करके मिलान वाले प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए अगर पूछे कि जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है तो हमें बताना है जीर्ण माता का मेला रेवासा सीकर में लगता है। कहाँ लगता है? सीकर में भी कहाँ लगता है? रेवासा में लगता है। इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। मैंने आपको सभी लोक देवियों को एक वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं कि कोई भी लोक देवी का प्रश्न आए जो गलत नहीं होना चाहिए तो आप उसे वीडियो को देख कर तैयार कर लीजिए। दूसरा है भरतहरि का मेला कहाँ लगता है? तो भरतहरि का मेला लगता है अलवर में। फिर अगला है डिगी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? तो डिगी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक में। फिर है करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो करणी माता का मेला लगता है बीकानेर में। बीकानेर में भी कहाँ लगता है? देशनोक के अंदर। इनको क्या कहा जाता है? इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है। तो देशनोक में करणी माता का मंदिर है, ये भी हमें पता लग चुका है। अब प्रश्न संख्या 63 से 66 तक के अगले 4 प्रश्न भी मेले वाले हैं, इनको भी देखिए। अगर आप जो मैं सारे मेले करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें पढ़ के जा रही हैं तो आपको हूबहू इन्हीं में से मेले, त्यौहार, उत्सव के प्रश्न देखने को मिलेंगे, लोक देवी देवताओं के भी देखने को मिल जाएंगे। ये पेपर होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि देखो कौन सा प्रश्न आया है, किंतु अभी आप इनको अच्छे से याद करके जाइए। जैसे खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? तो देखो खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है वो सीकर में लगता है। कहाँ लगता है? सीकर में लगता है। कब लगता है? फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12 तक लगता है। एक तो ये हो गया। फिर है गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट में जो है संत पीर फखरुद्दीन की दरगाह हैं, तो वो लगता है आपके सागवाड़ा के अंदर। गलियाकोट सागवाड़ा तहसील है, गलियाकोट कस्बा है जो डूंगरपुर में पड़ता है। यहाँ गलियाकोट का उर्स लगता है। ये मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए दिया, इनको आपको रट कर नहीं जाना है, आप समझ कर भी जा सकते हैं। फिर है बाबा रामदेव जी का मेला रोनेचा आपके रामदेवरा में लगता है, तो ये भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट मेला आपको याद रखना है बेणेश्वर मेला। तो बेणेश्वर मेला लगता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, और ये लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। अब इन मेलों की विस्तृत जानकारी भी ले लेते हैं। जैसे कि राजस्थान का वो कौन सा मेला है, राजस्थान का वो कौन सा मेला है जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है? तो आदिवासियों का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को नवाटापुरा गांव में। यहाँ सोम, माही, जाखम 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है, और यहाँ अस्थि विसर्जन की परंपरा भी है। यानी जैसे पुष्कर और गंगा में अस्थि विसर्जन होती है, उसी प्रकार से बेणेश्वर के अंदर जो त्रिवेणी संगम है यहाँ भी आपके क्या होता है? यहाँ अस्थि विसर्जन किया जाता है। फिर हमने अभी बात की थी गलियाकोट की, और गलियाकोट में मज़ार फ़करी या जिसको फ़करुद्दीन जी की दरगाह भी कहा जाता है, या गलियाकोट का जो उर्स लगता है वो सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर गलियाकोट के अंदर लगता है। और यहाँ पीर फ़करुद्दीन की मज़ार है जिसको मज़ार फ़करी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यानी दाऊदी बोहरा समाज का जो केंद्र है वो है पीर फ़करुद्दीन की मज़ार, जो है सागवाड़ा तहसील गलियाकोट कस्बा डूंगरपुर के अंदर, जिसे मज़ार फ़करी या गलियाकोट का उर्स के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक और नाम है गरीब नवाज। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ईरान से भारत में आए थे और इनका जो मेला लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला, वह इनका जो उर्स है वो लगता है रजब महीने की 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण मेलों के ऊपर कि कौन कौन सा मेला कब लगता है। देखो, हरियाली अमावस्या का जो मेला है वो लगता है आपके सावन अमावस्या को उदयपुर में। कब लगता है? सावन अमावस्या को उदयपुर में मनाया जाता है हरियाली अमावस्या का मेला। कई सारे बच्चों को हरियाली अमावस्या का मेला नहीं पता है कि ये कहाँ लगता है, इसलिए आप यहाँ याद करके जाइए कि अगर ये राजस्थान अध्ययन की किताबों में दे रखा है तो इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। फिर ये महावीर जी का मेला। देखो, महावीर जी का जो मेला है वो करौली में लगता है। कहाँ लगता है? करौली में। और ये लगता कब है? तो ये लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। तो ये मैंने दोनों प्रश्न आपको बता दिए हैं। फिर ऐसे ही हैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है आपके अजमेर में। कहाँ लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है अजमेर में। फिर है शीतलाष्टमी। तो शीतलाष्टमी को शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में भी लगता है और एक आपके वल्लभ नगर उदयपुर में भी लगता है। तो शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। आपसे मैंने कहा है कि अगर आपको लोक देवियों को अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी लोक देवी का मंदिर कहाँ है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो हमने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप लोक देवियों से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत न करें। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं, हरियाली अमावस्या का एक मेला लगता है, वो मेला जो उदयपुर में लगता है उसकी शुरुआत कब और किसने की? तो देखो, उस मेले की शुरुआत की है महाराणा फतेह सिंह उदयपुर ने और इन्होंने ये शुरुआत की है 1899 में। ऐसे ही हमें कोटा के दशहरे मेले के बारे में याद रखना है कि कोटा का दशहरा मेला जो है वो महाराव दुर्जन साल हाडा के समय कोटा में शुरू हुआ 1729 से 1756 के बीच, और फिर इसको प्रसिद्धि दिलाई या इसको और अट्रैक्टिव बनाया, आकर्षक बनाया महाराव उमेश सिंह द्वितीय ने 1889 में। तो दोनों ही प्रश्न काम के हैं कि शुरुआत किसने करवाई है? महाराजा दुर्जन साल हाडा ने। आगे बात करते हैं कि राजस्थान का वो कौन सा मेला है जहां देसी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटक आते हैं, यानी इस मेले को रंगीन मेला भी कहा जाता है। रंगीन का मतलब कि भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के यहाँ पर्यटक आते हैं। जिस मेले में, वो मेला है आपका पुष्कर का मेला, और ये पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है गुरु नानक जयंती के दिन। और ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री माता जो ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, इनका मंदिर भी यहीं है। तो ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर कहाँ है? वो है आपके पुष्कर अजमेर के अंदर। आगे बात करते हैं चाकसू के अलावा, मैंने अभी आपको कहा था कि शीतला माता के 2 मंदिर हैं और 2 जगह मेले लगते हैं। एक तो चाकसू में मेन मंदिर है शीतला माता का, और शीतला माता का एक और मंदिर है वल्लभ नगर उदयपुर में, और यहाँ भी बासुड़ा का भोग लगता है। आगे बात करते हैं आखा तीज। देखो, अभी कुछ ही समय पहले आखा तीज निकली हैं। तो आखा तीज बैसाख के महीने में लगती हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ऐसे जो 12 महीने हैं, तो हिंदी का दूसरा महीना आता है बैसाख। तो बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज मनाते हैं, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन अबुझ सावा होता है। कौन सा सावा होता है? अबुझ सावा। और अबुझ सावे का मतलब होता है बिना मुहूर्त के शादी का मांगलिक कार्य करना। तो बिना मुहूर्त मांगलिक कार्य, या जिस दिन अन्नों की पूजा होती है, तिलहन की पूजा होती है, वो दिन होता है आखा तीज। तो राजस्थान में आखा तीज एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। आखा तीज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। बिना मुहूर्त जो है मांगलिक कार्य होते हैं। इस दिन गेहूं और बाजरे का खींच बनाकर जो है खिलाया जाता है। तो गेहूं और बाजरे का खींच भी बनाते हैं, बिना मुहूर्त जो है मांगलिक कार्य होते हैं, और बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाते हैं। इस दिन जितने भी बनिए होते हैं, ये बनिए अपना जो है खाता यहाँ से दोबारा नया शुरू करते हैं। आगे बात करते हैं छोटी तीज और बड़ी तीज के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। देखो, अगर प्रश्न आ जाए कि तीज कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, इसी तीज को छोटी तीज भी कहा जाता है, इसी तीज को हरियाली तीज भी कहा जाता है। और ये याद रखिए कि हरियाली तीज, छोटी तीज जो तीज हैं, वो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और ऐसे ही सावन के बाद अगला महीना आता है भादवा, और भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को हम कजली तीज या सातुड़ी तीज मनाते हैं। दोनों में क्या अंतर है समझते हैं। सावन से जो है शुरुआत होती है बरसात की। तो बरसात की शुरुआत होती है सावन में, तो सावन में एक त्यौहार मनाते हैं तीज, जिसको छोटी तीज या हरियाली तीज भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है जयपुर में।
और तीज इसलिए मनाते हैं क्योंकि नवविवाहिताएं मतलब जो महिलाएं हैं वो पेड़ों पर, जिनकी नई नई शादी हुई है, वो पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। तो नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूला झूलने की जो परंपरा है वो हरियाली तीज या सावन तीज के टाइम पे मानी जाती हैं, जो सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और जयपुर का प्रसिद्ध है। ऐसे ही कजली तीज, जिसे हम सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ मनाई जाती हैं? तो ये बूंदी में मनाई जाती हैं। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती हैं। और ये कजली तीज या सातुड़ी तीज किसका प्रतीक है? माता पार्वती का प्रतीक है। और यहाँ महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामनाएं करती हैं। एक तो करवा चौथ पे भी मनाते हैं, करवा चौथ में भी महिलाएं सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं। और साथ ही में कजली तीज पर, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, यहाँ पर भी बूंदी में माता पार्वती का प्रतीक होता है और सवारी निकलती हैं। कुंभा स्टेडियम तक ये सवारी आती हैं। आगे बात करते हैं गणगौर कब मनाते हैं। तो गणगौर का भी 2 से 3 बार प्रश्न BSTC में पूछ चुका है। गणगौर चैत्र के महीने में मनाते हैं। साल का जो पहला महीना होता है हिंदी महीना, उसे कहते हैं चैत्र। और चैत्र जो है इसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम मनाते हैं गणगौर। देखो 3 तृतीयाएं हमने पढ़ी हैं। एक पढ़ी है सावन शुक्ल तृतीया, इस दिन मनाते हैं तीज। फिर ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इस दिन मनाते हैं कजली तीज। और चैत्र शुक्ल तृतीया, इस दिन मनाते हैं गणगौर। और गणगौर जयपुर का प्रसिद्ध है। और गणगौर जो है यह शिव और पार्वती दोनों का प्रतीक माना जाता है। गण मतलब शिव और गौर मतलब गोरा या पार्वती का जो है इसका प्रतीक माना जाता है। तो गणगौर कब मनाते हैं? चैत्र के महीने में मनाते हैं शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जयपुर का प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं राजस्थान की जो भाषा शैली है, इस भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। तो कक्षा 6 की किताब में इसका मेंशन है कि राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। तो हम एक बार राजस्थान के मैप से समझ लेते हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि कौन कौन सी भाषाएं कैसे बांटी गई हैं। तो देखिए राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है और वो 2 भाग इस प्रकार से हैं। ये भाषा, यहाँ की जो भाषा है ये पहला भाग है जो पूर्वी राजस्थानी भाषा कहलाती हैं, और इधर का भाग है आपके पश्चिमी राजस्थानी भाषा। तो पूर्वी राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं। तो पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व 4 बोलियां करती है। कौन कौन सी हैं? ढूंढाड़ी जो यहाँ जयपुर में बोली जाती हैं, हाड़ौती कोटा बूंदी की तरफ बोली जाती हैं, मेवाती अलवर में बोली जाती है, अहिरवाटी इधर हरियाणा से जो टच एरिया है उसमें बोली जाती हैं। तो 4 भाषाएं हैं, अहिरवाटी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, ये पूर्वी राजस्थानी की बोलियां हैं। और पश्चिमी राजस्थानी की भी 4 बोलियां हैं, जिनमें मारवाड़ी जोधपुर की तरफ बोली जाती हैं, सबसे बड़ी भाषा है राजस्थान में। फिर मेवाड़ी हैं जो मेवाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, आपके इसके अलावा राजसमंद, सलूम्बर और चित्तौड़, इनमें बोली जाती हैं। फिर वागड़ी जो हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती हैं। और शेखावाटी हमारे इस एरिया में बोली जाती है चूरू, सीकर, झुंझुनू की तरफ। तो हमने सभी 4 भाषाओं की बात कर ली हैं, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं और पूर्वी राजस्थान की भी प्रमुख बोलियों की बात कर ली हैं। तो राजस्थानी भाषा के 2 भाग हैं, पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी की 4 प्रतिनिधित्व करने वाली बोलियां हैं और पश्चिमी राजस्थानी की भी 4 बोलियां हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर के अंदर है, जयपुर में। तो सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर का राजस्थान का एकमात्र हवाई अड्डा है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली। तो पहली रेलगाड़ी अप्रैल 1874 ईस्वी में जयपुर रियासत के अंदर चलाई गई थी और ये आगरा किले से लेकर बांदीकुई दौसा तक इसे चलाया गया था। तो आगरा किले से बांदीकुई दौसा तक जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में राजस्थान की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अब पूछे कि राजस्थान को कितने रेलवे जोन में बांटा गया है। कई सारे छोटे छोटे प्रश्न आप पढ़ के नहीं जाते हो पर पेपर में पूछ ले जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं। रेलवे जोन 2 हैं और कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जयपुर में लगता है, और दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जबलपुर MP में है। कहाँ है जिसका मुख्यालय? जबलपुर MP में है। अब ये MP वाला क्यों काम आएगा? देखो ज़्यादातर आपके राजस्थान की जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं वो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन से चलती हैं, परंतु जो कोटा वाला एरिया है वो कोटा वाले एरिया की जो रेलवे लाइन है या रेलगाड़ियाँ हैं वो जबलपुर वाले MP वाले पश्चिमी मध्य रेलवे जोन से चलती हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं।
कि राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं, तो 2 हैं। एक तो जयपुर मुख्यालय वाला उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, एक है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। अब पूछे कि राजस्थान में रेलवे मंडल कितने हैं, रेलवे मंडल कितने हैं, तो रेलवे 5 मंडल हैं। जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है, बीकानेर में है, कोटा में है। तो 5 प्रमुख संभाग आपको याद भी हो जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, फिर अजमेर और कोटा। तो ये 5 रेलवे मंडल हैं, जबकि रेलवे जोन 2 हैं। रेलवे जोन का क्या क्या नाम है, कहाँ मुख्यालय, मैंने आपको बता दिया है। ऐसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है, तो सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है उदयपुर में है। और ये उदयपुर में किस नाम से है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के नाम से। तो अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है, रेलवे मॉडल कक्ष है हमारे उदयपुर में। और उस उदयपुर वाले रेलवे मॉडल कक्ष को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के नाम से। और ये भी उदयपुर में है। दोनों ही प्रश्न एक ही हैं, पर 2 अलग अलग प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, राजस्थान की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई, तो ये मेट्रो रेल शुरू हुई थी जयपुर मेट्रो के रूप में। और जयपुर मेट्रो 3 जून 2015 से संचालित की गई हैं, यानी 3 जून 2015 में जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई। और ये राजस्थान की पहली मेट्रो रेल सेवा है। आगे बात करते हैं RSRTC। अब RSRTC का मतलब है सरकारी बसें। सरकारी बसों को कहा जाता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसे RSRTC कहते हैं, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1964 से हुई है। कॉस्ट इफेक्टिव रूप से अच्छे प्रकार से बसों का संचालन हो, इस उद्देश्य से RSRTC की स्थापना की गई है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगने में सीधे लग रहे हैं, परंतु पेपर के दिन नहीं आएंगे, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना है कि RSRTC जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें हैं, इनकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई है, 1 अक्टूबर 1964 से। जबकि जो जयपुर की मेट्रो हैं, ये शुरू हुई है 3 जून 2015 से। ऐसे ही एक डाक विभाग की योजना है जिसे कहा जाता है सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसके बारे में प्रश्न क्या पूछ सकता है, जो है ये सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किस विभाग से है, डाक विभाग से है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए खाता ओपन किया जाता है। निश्चित समय के बाद उससे राशि निकाली जाती है, उसमें सहायता भी दी जाती है। तो डाक विभाग की योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। बात करता हूं अगले प्रश्न की। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है ओवरऑल, जिसमें पुरुष और महिला दोनों एक साथ आएगी, तो वो है 66.11%। फिर है पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.19%। और महिला साक्षरता पूछ ले तो हमें बताना है 52.12%। तीनों ही प्रश्न काम के हैं। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11%, 79.19% है पुरुष साक्षरता और 52.12% है महिला साक्षरता। और अंतिम 4 प्रश्नों को पढ़कर आज का वीडियो समाप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है अगला कि राजस्थान में सरकारी विद्यालयों या समस्त विद्यालय, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, उनका जो पोर्टल है वो पोर्टल कौन सा है, उस पोर्टल को शाला दर्पण पोर्टल कहा जाता है। तो राजस्थान में विद्यालयों को देखने के लिए जो पोर्टल है राजस्थान सरकार के पास, वो शाला दर्पण पोर्टल है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है या होता है, तो देखिए कक्षा 6 की किताब में, ऑफिशियल किताब है, उसमें 67 प्रकार के खनिजों का खनन दे रखा है। हो सकता है आपने या आपके सर ने जो है आपको ज़्यादा पढ़ा दिए हो, तो आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट की किताब में कितना दे रखा है, 67। तो 67 प्रकार के खनिजों का तो खनन हो रहा है। इनमें खनन के रूप में, चूंकि राजस्थान में खनन ज़्यादा होता है और खनिज भी कई सारे हैं, तो खनिज कितने सारे हैं, 67 प्रकार के खनिजों का खनन तो हो ही रहा है। इसलिए खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है उपलब्ध भंडार वाला खनिज कौन सा है, वो है रॉक फास्फेट का। अब आगे हम इसी के आगे बात करेंगे कि कौन कौन से खनिज इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने हैं। तो खनिजों से आगे वाली जो श्रृंखला चलेगी वो प्रश्न संख्या 101 से शुरू होकर 151 तक चलेगी, और कल वो वीडियो आएगा, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न एक भी ना छोड़े। और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल किताबों से सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं, तो आपने
यहाँ तक ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रश्न आप पढ़ के जाइए, इनमें से एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप एक बार देख भी रहे हैं तो ही आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। मैंने मेले, त्योहार, लोक देवता, संत, आपके इसके अलावा उर्स, राजस्थानी भाषा, जो है आपके रेलगाड़ी, बस सेवा, रेलवे जोन, रेल मंडल, मॉडल कक्ष, मेट्रो, आपके बस, सुकन्या समृद्धि योजना, साक्षरता, इन सभी की बातें हमने की हैं। तो आपने यहाँ से जो है बहुत कुछ सीखा होगा और आगे आप इन प्रश्नों को और अच्छे से याद करने की कोशिश करें।